नमस्ते जी। सांख्यकार का ये मत है कि संसार के जो मूल पदार्थ हैं, जो मूल सत्ताएं हैं, जो आदि तत्व हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक चेतन और दूसरा जड़। ये दो प्रकार के पदार्थों से ही सारे संसार का व्यवहार जो है वो चलता है। अब जड़ जो पदार्थ है वो प्रकृति है, और प्रकृति से जो सृष्टि बनी है वो सारी जड़ पदार्थों से बनी है। और जड़ पदार्थ, ये जो प्रकृति है, ये संघात और परिणामी है। और यहाँ सांख्यकार एक सिद्धांत भी देता है कि जो संघात और परिणामी तत्व होता है उसका अस्तित्व अपने प्रयोजन के लिए नहीं होता है। उसका अस्तित्व अपने प्रयोजन के लिए नहीं होता है, अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता है। वो अपने लिए अस्तित्व में नहीं होता है, वो किसी अन्य के लिए होता है। ये संघात और परिणामी क्या है? संघात अर्थात जो एक से अधिक तत्वों से मिल करके बना है, जो संयोग होकर के बना है। अब प्रकृति के मूल में ही तीन तत्व हैं, सत्व, तमस, रजस। उन्हीं का विक्षोभ उत्पन्न होता है तो महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राओं से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, उससे सारी सृष्टि बनती है। तो सारे पदार्थ जो है वो संघात रूप में है और परिणामी भी हैं। परिणामी क्या होता है कि जैसे दो पदार्थ हैं, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा जो हो मिट्टी का परिणाम है, तो इसलिए घड़ा जो है परिणामी हुआ। वो कार्य हुआ और मिट्टी उसका कारण हुई। जैसे महत का कारण है सत्व, तमस, रजस हैं, और महत का कार्य अहंकार है और महत उसका कारण है। तो जब एक पदार्थ से दूसरे तत्व की, दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति या उसका परिणाम रूप में वो आता है, तो वो जो है दूसरा पदार्थ है, जो वो उत्पत्ति जिसकी होती है या जो परिणाम रूप में आता है, वो परिणामी कहलाता है। और जिससे वो परिवर्तित होकर के आता है या जिससे उसकी उत्पत्ति होती है वो कारण कहलाता है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा जो है वो कार्य है या परिणाम है। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो जड़ पदार्थ हैं वो संघात और परिणामी हैं। और सांख्य दर्शनकार ने सिद्धांत दिया है कि जो भी संघात और परिणामी होता है उसका अस्तित्व अपने लिए नहीं होता है, वो अपनी किसी सिद्धि के लिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अपनी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका निर्माण नहीं होता है, और साथ में प्रकृति जड़ भी है। और यही सांख्यकार का कहना है कि जो भी जड़ पदार्थ है, जो भी संघात है, जो भी परिणामी है, उसकी उत्पत्ति किसी अन्य के लिए होती है, किसी अन्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, परार्थ के लिए होती है। परार्थ एक होता है स्वार्थ, एक होता है परार्थ। स्वार्थ अर्थात अपने अर्थ के लिए, अर्थात अपने प्रयोजन के लिए, अर्थात अपने प्रयोजन का यहाँ पर अर्थ हुआ उद्देश्य, अर्थात अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन जो भी संघात है, जो परिणामी है और जो जड़ है, जो कि प्रकृति है, उसमें सारी ये विशेषताएं जो हैं, तो कहता है कि वो परार्थ के लिए होता है, किसी दूसरे के पर अर्थ, दूसरे के अर्थ के लिए, अर्थात दूसरे के प्रयोजन के लिए, अर्थात दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो उससे इस सारी प्रकृति के पदार्थों को इनके इन विशेषताओं के कारण से सांख्य दर्शनकार एक अनुमान के आधार पर जो है यहाँ पर ये निश्चित होता है, प्रमाण के आधार पर ये निश्चित होता है कि कोई न कोई अन्य इस प्रकृति से एक विलक्षण पदार्थ अलग है, विलक्षण तत्व अलग से है, जिसके लिए ये सारी प्रकृति बनी हुई है। और वो विलक्षण तत्व अगर है तो वो इससे अलग होना चाहिए, उसके गुण भी इससे अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर वो भी ऐसा ही होगा तो फिर वो किसके लिए होगा, उसके लिए तो ये हो नहीं सकता। भाई ये संघात परिणामी और जड़ तत्व जो है ये किसी दूसरे संघात परिणामी और जड़ तत्व के लिए हो नहीं सकता। तो वो कोई जो अन्य जो पदार्थ है, अन्य जो तत्व है, जिसके लिए ये सारी सृष्टि है, सारी प्रकृति है, प्रकृति से सृष्टि की जो उत्पत्ति है और प्रकृति का जो
उपादान रूप में है वो किसी अन्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। तो अन्य तत्व न जड़ होगा, अब जड़ नहीं होगा अर्थात अचेतन नहीं होगा, तो वो चेतन होगा। और वो संघात रूप में भी नहीं होगा, परिणामी भी नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। तो वो अन्य तत्व इस सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अन्य तत्व, जिसे कि सांख्य में पुरुष कहा है, जिसे सामान्य भाषा में जीवात्माएं कह देते हैं, तो वो उसका अस्तित्व जो है इससे एक रूप से सिद्ध होता है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृति का होना जो है वो, क्योंकि वो परार्थ के लिए है, वो उसके लिए है। और जो जीवात्माएं हैं उनका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, अर्थात उनका उद्देश्य है भोग और अपवर्ग। भोग को तो प्रकृति सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जीवात्मा को प्रस्तुत करती है, भोग का तो प्रत्यक्ष रूप से उसके लिए प्रस्तुत है। और अपवर्ग अर्थात मोक्ष के लिए भी ये प्रकृति जीवात्मा के उद्देश्य की, मोक्ष के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार से सहायक है, इस पर भी सांख्यकार ने आगे चलकर इस पर विचार किया है और इस पर भी अपना सिद्धांत दिया है। तो उसकी चर्चा तो फिर अभी आगे करेंगे। वर्तमान में या आज के लिए इतना ही है कि प्रकृति जो है वो उस अन्य के लिए है और वो अन्य तत्व जीवात्मा है, उसका अस्तित्व इससे सिद्ध होता है। और वो जीवात्मा का उद्देश्य जो भोग और अपवर्ग है, भोग प्रकृति सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रस्तुत करती है और अपवर्ग में भी उसके लिए या मोक्ष में भी उसके लिए सहायक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद जी।